ये उसका काम है, फिरका परस्ती छोड़ दे कैसे, सियासत कुछ भी कर ले पर उसकी मक्कारी नहीं जाती। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिलीप त्रिपाठी, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। हालांकि जिनके बारे में आज बात करनी है वो सियासतदान तो नहीं है, लेकिन मुद्दा सियासत से जुड़ा है और सियासतदान जब इस मुद्दे के पक्ष विपक्ष में खड़े हैं तो बात सियासी है और कहीं न कहीं इन दोनों का लहजा भी अब सियासी ही है, भले वो बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। वैसे तो ये दोनों अपनी अपनी फील्ड के बड़े चेहरे हैं, विश्वविख्यात भी हैं। दोनों के जानने वाले, चाहने वाले, मानने वालों की संख्या लाखों में है। दोनों ही आजकल चर्चा में हैं और खूब चर्चा में हैं। दोनों ही चर्चाओं के माध्यम से आपस में जुड़ चुके हैं। हालांकि इनके बीच एक रिश्ता जो थोड़ा सा बाईपास होकर के था, उस रिश्ते की जानकारी भी दोनों को लोगों को इस विवाद के बाद ही हो पाई। बात हो रही है विकास दिव्यकीर्ति एवं नेहा राठौर की। हालांकि दोनों में किसी प्रकार की तुलना समानता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह हो ही नहीं सकती। निश्चित रूप से विकास दिव्यकीर्ति यथा नामे तथा गुणे को चरितार्थ करते हैं। भारतीय तरुणाई को सकारात्मक दिशा देने, तरुणाई को निरक्षीरवत विवेक से समृद्ध करने और एक तर्कपूर्ण अंतर्दृष्टि विकसित करने में आज विकास जी अतुलनीय हस्ताक्षर हैं और उन्होंने दृष्टि IAS के माध्यम से एक अभिनव प्रयास किया है, मील का पत्थर स्थापित किया है। वहीं नेहा राठौर ने भी अपने जोश, जज्बे, बुलंद आवाज़ एवं रचना कर्म से अति अल्प समय में बड़ा मुकाम हासिल किया। युवाओं एवं बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे उन्होंने अपने गीत के माध्यम से उठाए तो युवाओं ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। राजनीति के कैनवास को भी जब नेहा ने छूने की कोशिश की तो एक गाना जो कि बाद में पॉलिटिशियन एवं पॉलिटिक्स की टैगलाइन बन गया, यह गाना गया बिहार चुनाव के ठीक पहले, बिहार में काबा। यहाँ से राजनीति के धुरंधरों ने अपने चश्मे पोंछकर नेहा को निहारना शुरू किया। कुछ के लिए नेहा का गीत ज्योतिवर्धक एवं सुखद था, तो वहीं भाजपा एवं उसके तत्कालीन सहयोगी दल जदयू को नेहा एवं उनकी आवाज़ बहुत चुभी। अब यहाँ से जब नेहा को थोड़ा सा बल मिला, प्रश्रय मिला, एक रास्ता दिखा उनको, तो लगे हाथ 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने गाया यूपी में काबा, बिहार में काबा, यूपी में काबा गा करके नेहा ने एक जो प्रयोग किया, अपने लिए एक रास्ता तैयार किया। निश्चित रूप से नेहा यह दावा भले करें कि वह एंटी भाजपा नहीं है, वह जनता के मुद्दे उठा रही हैं, जो लोक गायिका के रूप में उनका धर्म है उस धर्म को निभा रही हैं, पर कहीं न कहीं इनके गीतों में स्पष्ट रूप से एक बात देखने में आती है कि यह जो लाइन ले रही हैं उस लाइन के माध्यम से अपेक्षाकृत एक बड़े राजनीतिक वर्ग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये नेहा ही कर रही हैं, क्योंकि जब नेहा ने ये गाया बिहार में काबा तो उनको उनसे उम्र में छोटी लेकिन फिलहाल अभी गायन के क्षेत्र में एक बड़ी प्रतिभा मैथिली ठाकुर की तरफ से जवाब मिला और यूपी में काबा जब गाया तो एक बढ़िया ओज एवं श्रृंगार की कवियत्री अनामिका जैन अंबर ने इनको जवाब दिया। लेकिन नेहा इस सबसे बेखबर आगे बढ़ी और फिर नेहा ने जो लाइन लिया उस लाइन में निश्चित रूप से उन्होंने निष्पक्ष होने का जो दावा किया वह दावा कमज़ोर होता दिखा। कमज़ोर इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि नेहा ने जब कहा कि यूपी में काबा, और जब यूपी में काबा पार्ट 2 इनका आया तो दरअसल कानपुर की एक घटना जिसमें दीक्षित परिवार की माँ बेटी की दुखद मृत्यु हो गई जलने से, और उसके तमाम एस्पेक्ट के बारे में आप सबको पता है।
लेकिन नेहा ने इस चीज़ को जब कहा तो लोगों ने सवाल उठाए, और सवाल उठाना वाजिब भी था कि ऐसा गीत नेहा ने बिहार में छपरा शराब कांड के बाद क्यों नहीं गाया। नेहा ने कभी उन चीज़ों की तारीफ क्यों नहीं की जो कुछ सकारात्मक हुए बिहार में या यूपी में या केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा। तो ये माना जाता है कि नेहा निश्चित रूप से वह लाइन ले रही हैं जो गैर भाजपा, चाहे मतदाता वर्ग है, चाहे राजनेता है या जो भी हैं, वो एक बड़ा तबका नेहा उससे जुड़ करके और ख़ुद को उसका आइकॉन बनाना चाहती हैं। हो सकता है उनको इस तरीके से कुछ लाभ भी लेने की इच्छा हो मन में कि आगे चल कर के उनको इसका कुछ पुरस्कार मिले, कोई पारितोषिक मिले। लेकिन नेहा ने जाने अनजाने अपने स्टारडम को अपने ऊपर हावी हो जाने दिया, और जिस संजीदगी और जिस एक उनको उम्मीद थी उनसे कि वह एक भले मानुष के तौर पे सामने आएंगी, लेकिन पत्रकारों से जिस तरीके से बेअदबी किया, उससे लगा कि स्टारडम उनके ऊपर हावी है। और यही नहीं, उन्होंने अन्य कलाकारों के लिए भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, कुछ ऐसी भाव भंगिमाएँ बनाई, कुछ ऐसे कटाक्ष किए जो शायद उनके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं था, या दूसरे शब्दों में कहें तो उनके व्यक्तित्व को, उनके चेहरे को धूमिल करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि नेहा की बातचीत के बाद अब इसमें यह कहना ज़रूर आवश्यक हो जाता है कि नेहा ने जो किया सो किया, लेकिन नेहा के इस एपिसोड के बाद, नेहा के इस पर सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब विकास दिव्यकीर्ति ने एक एक्शन लिया, जो बड़ी खामोशी से उन्होंने नेहा राठौर के पति हिमांशु सिंह के खिलाफ लिया, जिसमें उन्होंने यानी कि उनके संस्थान ने नेहा राठौर के पति हिमांशु सिंह को इस्तीफ़ा देने के लिए कह दिया। इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से स्वयं हिमांशु सिंह ने दिया। हालांकि दृष्टि संस्था एवं विकास दिव्यकीर्ति की तरफ से इस विषय में स्पष्ट कोई वजह नहीं बताई गई, पर इस फैसले का, इस कदम का, इस स्टेप का जो संस्थान ने उठाया, इसकी टाइमिंग ने काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया। कुछ कहने बताने के लिए बचा भी नहीं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि विकास दिव्यकीर्ति जिस नैतिकता की बात करते हैं, जिस नीति की बात करते हैं, और जिस तरीके से वह कुछ एक मूल्यों की चर्चा करते हैं, तो क्या वह सारी चर्चाएं, सारी बातें खोखली हैं? क्या विकास दिव्यकीर्ति को व्यवसाय की चिंता इतनी ज़्यादा हो गई कि बाकी चीज़ें उनके लिए सिद्धांत, आदर्श या सच के पक्ष में खड़े होना, या फिर जो कुछ भी सच है या नहीं सच है, सत्य है, अर्धसत्य है, असत्य है, जो कुछ भी है, उसको बताने कहने की आवश्यकता वो नहीं समझते। यह सारी बहस उनके लिए बेमानी है। विकास दिव्यकीर्ति एवं दृष्टि संस्थान का महज व्यावसायिक हित लाभ ही उनके लिए सर्वोपरि है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो पूरे प्रकरण में हिमांशु सिंह का कोई रोल तो था नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की या कहीं से भाजपा समर्थकों की या हिंदुत्व की जो एक विचारधारा है, उसकी नाराज़गी का जोखिम वो मोल लेना नहीं चाहते। तो क्या माना जाए कि विकास दिव्यकीर्ति जोखिम लेने से डरते हैं? ये ऐसी सारी तमाम सारी चीज़ें हैं जिसमें निश्चित रूप से विकास दिव्यकीर्ति से यह उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी कीर्ति में, अपनी दिव्यता में कुछ कोर कसर छोड़ेंगे। इस मामले में बड़प्पन हिमांशु का कहिए कि उन्होंने खामोशी से उस निर्णय को सिरोधार्य किया। खामोशी नेहा प्रकरण पर भी रही, अन्य चीज़ों में भी वो जिस ढंग से खामोश होकर के आगे बढ़े, उसमें मुझे लगता है कि यही अवसर की मांग थी, यही समय की मांग थी, मौके की नज़ाकत तो यही थी। लेकिन
किसी शायर की दो पंक्तियाँ सबके लिए मौजू हैं। वह बात करते हुए बात ख़त्म करूँगा कि देख नजाकत मौके की, चुप रहना बहुत ज़रूरी है। सही समय पर सही बात को कहना बहुत ज़रूरी है। हवा जिस तरफ चलती है, हवा जिस तरफ चलती है, सब लोग उधर हो जाते हैं। कभी कभी विपरीत हवा के चलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।